आज हम बात कर रहे हैं संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में और उनके द्वारा संविधान निर्माण के बारे में। संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो योगदान था संविधान निर्माण के लिए वो कितना था, किन किन अन्य सदस्यों ने इसमें योगदान दिया था, किस प्रकार का संविधान निर्मित हुआ, संविधान निर्माण के बाद विभिन्न सदस्यों के द्वारा बाबा साहब अंबेडकर के बारे में और संविधान के बारे में क्या कहा गया था, और अंत में संविधान और देश को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर के विचार क्या थे, इन सब के बारे में हम जानेंगे आज और देखेंगे कि बाबा साहब अंबेडकर को ही क्यों संविधान निर्माण का मुख्य श्रेय दिया जाता है। संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा हुआ था और संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा में 389 मेंबर्स शामिल होने थे, जिसमें से 385 का निर्वाचन हुआ था। 292 मेंबर्स जो थे वह जो ब्रिटिश शासित प्रदेश थे उनमें से निर्वाचित हुए थे और 93 देसी रियासतों से निर्वाचित हुए थे। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उसकी कार्यवाही जो है वह विभिन्न सदस्यों के द्वारा आगे चली। संविधान सभा के गठन से पहले ये जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका निर्वाचन लगभग 1946 के पूरे साल में हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी संविधान सभा का सदस्य बनने के लिए, उसमें पहुंचने के लिए चुनाव लड़ा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी से मार्च 1946 में कांग्रेस की दलित, महिला और श्रमिकों के मुद्दों पर जो नीतियां थी उसके मुखर आलोचक होने के कारण डॉक्टर अंबेडकर को उस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, डॉक्टर अंबेडकर, हमने आपको संविधान सभा में नहीं पहुंचने देने के लिए संविधान सभा के दरवाजे खिड़कियां ही नहीं बल्कि रोशनदान भी बंद कर दिए हैं। अब ये देखना है कि आप किस प्रकार संविधान सभा में पहुंचते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुनाव हारने के बाद बाबा साहब अंबेडकर स्वयं चाहते थे कि दलित हितों की रक्षा के लिए उन्हें संविधान सभा में होना चाहिए। साथ ही उनके जो शुभचिंतक हैं, उनके जो अनुयायी हैं, वह भी ये चाहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में होना चाहिए। इसके लिए दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया गया ताकि कहीं दूसरी जगह से चुनाव लड़कर के डॉक्टर अंबेडकर जो है वह संविधान सभा में पहुंचे। जब सम्मेलन हुआ तो वहां पर विभिन्न सदस्यों के जो सुझाव थे उन पर बात हुई। बंगाल के जो लीडर थे शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के जोगेंद्र नाथ मंडल, वह स्वयं तो नहीं पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से बाबा साहब अंबेडकर को आमंत्रित किया कि वह बंगाल से चुनाव लड़ें और चुनाव जीतें। बाबा साहब ने उनका आमंत्रण स्वीकार किया। 17 जुलाई 1946 को चुनाव हुए और 20 जुलाई को जब रिजल्ट आया तो दलितों की एकता, उनकी मेहनत रंग लाई और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वह पूरे देश के अंदर जो स्वतंत्र उम्मीदवार थे उनमें सबसे ज़्यादा वोटों से विजय हुए। इसमें मुस्लिम लीग का भी सहयोग मिला और कांग्रेस के भी कई सदस्यों ने पार्टी लाइन से हट करके डॉक्टर अंबेडकर को वोट किया। इस पूरे प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया के जो हीरो थे वो थे जोगेंद्र नाथ मंडल, जिनकी दिलेरी और सूझबूझ बड़े प्रयासों से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो थे वह संविधान सभा के लिए निर्वाचित होने में सफल हुए। इस प्रकार से जोगेंद्र नाथ मंडल का जो योगदान था वह एक महान योगदान था। बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर को उसकी 6 दिसंबर को गठन हुआ था। 9 दिसंबर को उसकी पहली बैठक हुई जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को उसका जो संविधान सभा का अध्यक्ष था वो मनोनीत किया गया। उसके बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। उसी दिन एच.सी. बनर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष एवं बी.एन. राव कानूनी सलाहकार बने। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान निर्माण के लिए लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव पारित किया। इस लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव में उन बिंदुओं को इंगित किया गया था जिनके अंतर्गत संविधान का निर्माण होना था और
इन बिंदुओं का जो प्रारूप था उसे बाद में संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया था। 17 दिसंबर 1946 के दिन जब लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी, तब एमआर जयकर ने कहा कि मुस्लिम लीग और देशी रियासतों के सदस्य संविधान सभा में भाग नहीं ले रहे हैं, इसलिए संविधान सभा की कार्यवाही को आगे के लिए स्थगित किया जाना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस दिन संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर का जो बोलने का जो टर्न था, वो जो नंबर था, वो उस दिन नहीं था। उसके बावजूद भी उन्हें बोलने के लिए बुलाया गया। हालांकि बाबा साहब अम्बेडकर 9 दिसंबर से संविधान सभा की कार्यवाही में लगातार भाग ले रहे थे, तो जब 17 दिसंबर को उन्हें बोलने का मौका मिला तो उन्होंने इस देश को दिशा देने वाला एक वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि आज हम आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से बटे हुए हैं, लेकिन ऐसा समय और स्थितियां बनेगी कि कोई भी ताकत हमें एक होने से नहीं रोक पाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम जाति और वंश के आधार पर अलग अलग जाति और वंश से आते हैं, उसके बावजूद भी हम एक दिन एक होंगे और आगे बढ़ेंगे। उन्होंने ये कहा कि मुझे इस बात में भी संकोच नहीं है कि एक दिन इस देश के मुसलमानों को पर्याप्त ज्ञान होगा और वह ये समझने लगेंगे कि एक संगठित भारत जो है वह सबके लिए बेहतर है। कांग्रेस की शक्तिशाली केंद्र की नीति की आलोचनात्मक लहजे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब देश के लोगों के भाग्य का निर्माण हो रहा हो, तब ये जरूरी नहीं है, ये चीज मायने नहीं रखती कि किसी नेता, किसी व्यक्ति या किसी पार्टी की प्रतिष्ठा कितनी ऊंची है। तब हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए और हमें हमारे आचरण से यह सिद्ध करना चाहिए कि हमारे पास केवल शक्ति नहीं बल्कि बुद्धि भी है, और उस बुद्धिमानी के सहारे हम सब वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं और निश्चित रूप से हम उस मार्ग पर चल सकते हैं जिसके सहारे हम एक दिन एकता के लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब होंगे। जब ये भाषण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा के अंदर दिया, इस धारा प्रवाह वक्तव्य के बाद कांग्रेस के भी कई लोगों ने मेजे थपथपाकर उनके सम्मान में तालियां बजाई और माहौल जो है वह अचानक माहौल में हलचल मच गई। उसके बाद संविधान सभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया, लेकिन इसके समानांतर एक और काम चल रहा था। 6 दिसंबर 1946 के दिन ही मुस्लिम लीग की जो मांग थी वह थी 2 देश 2 संविधान। उस पर ब्रिटिश सरकार ने उस मांग पर विचार करना स्वीकार कर लिया था। इसी को विजय मानकर मुस्लिम लीग ने 9 दिसंबर से संविधान सभा की जो कार्यवाही होनी थी उसमें भाग नहीं लिया और उसका बहिष्कार कर दिया। 12 फरवरी सन 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन इस देश के नए वाइसराय बनकर आए। जैसे वह नए वाइसराय बनकर आए तो उनकी जिम्मेदारी थी कि इस देश की सत्ता जो है वह किसको ट्रांसफर करनी है, देश का बंटवारा करना है या नहीं करना। 3 जून 1947 को उन्होंने एक योजना बनाई जिसके अंतर्गत, जिसको माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है, उस योजना के अनुसार भारत का बंटवारा अंतिम रूप से तय कर दिया गया। जब ये बंटवारा तय हुआ तो 10 जून 1947 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिस सीट से चुनाव जीतकर आए थे, बंगाल की सीट से, वो सीट जो थी वह पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से में चली गई और बाबा साहब अंबेडकर का निर्वाचन रद्द हो गया। पुनः बाबा साहब अंबेडकर जो संविधान सभा में पहुंचे थे वह संविधान सभा से बाहर हो गए। लेकिन तब तक संविधान सभा के विभिन्न सदस्य और कांग्रेस के नेता जो थे वह बाबा साहब अंबेडकर की विद्वता, योग्यता, राष्ट्रीयता और निष्पक्षता के जादू से कायल हो चुके थे। वह चाहते थे कि एक शानदार संविधान इस देश को अगर मिले तो उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा के अंदर होना जरूरी है। इसके लिए सब लोगों ने कोशिश की। BN राव जो कि कानूनी सलाहकार थे संविधान सभा के, वह एक ICS अधिकारी थे, विभिन्न देशों के
कानूनों और संविधानों के जानकार थे और बर्मा का संविधान लिखने में भी उनका योगदान था। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनको समझाया कि डॉक्टर अंबेडकर को पुनः मुंबई से चुनाव जिता करके आना जरूरी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को और सरदार पटेल को समझाया, और सरदार पटेल और खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के तत्कालीन प्रधानमंत्री बीजी खेर को पत्र लिखे और उन्हें यह समझाने में कामयाबी मिली कि डॉक्टर अंबेडकर को पुनः बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुनाव जिता करके संविधान सभा में भेजना जरूरी है। बीजी खेर, जो कि वहां के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एमआर जयकर को मनाया, उनसे इस्तीफा दिलवाया और डॉक्टर अंबेडकर को पुनः चुनाव जितवाया। ये जो चुनाव थे, उस चुनाव में जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर 14 जुलाई सन 1947 को डॉक्टर अंबेडकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी से पुनः चुनाव जीते। और यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि वो चुनाव जीत करके और संविधान सभा में पहुंचे, बल्कि ये था कि किस प्रकार एक समय ऐसा था जब कांग्रेस नहीं चाहती थी कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में पहुंचे। सरदार पटेल ने भी उनके लिए खिड़की, दरवाजे और रोशनदान तक बंद कर दिए थे और उन्हें चुनाव हरवा दिया था। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर अंबेडकर बंगाल से चुनाव लड़कर के संविधान सभा में पहुंचे थे। और एक दिन आज था जब बीएन राव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समझाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू को समझाते हैं, और स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल दोनों मिलकर के और बीजी खेर को समझाते हैं, और बीजी खेर एमआर जयकर को मनाते हैं, इस्तीफा दिलाते हैं और डॉक्टर अंबेडकर को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से पुनः चुनाव जिता करके संविधान सभा में भेजते हैं। ये बहुत मजे की बात है और मैं यहां पर कहना चाहूंगा, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बोल तेरी रजा क्या है। तो जब व्यक्ति अपने कार्य से अपने आप को इतना तैयार कर लेता है कि वहां पर उसकी जरूरत अपने आप महसूस होना शुरू हो जाती है, तो यहां डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पुनः संविधान सभा में पहुंचे। 3 अगस्त 1947 को बाबा साहब अंबेडकर को पहली बार भारत सरकार में मंत्री बनाया गया। जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 के दिन, तब उन्होंने प्रथम कानून मंत्री की शपथ ली और आगे काम करना शुरू किया। 29 अगस्त 1947 के दिन प्रारूप समिति का गठन हुआ। संविधान सभा में 8 समितियां, जो महत्वपूर्ण समितियां थी वो 8 समितियां थी, और वैसे टोटल जो लघु समितियां थी मिलाकर के कुल 15 समितियां थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को 29 अगस्त 1947 के दिन प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यहां पर भी एक मजेदार बात यह है, यह दिन खास क्यों हो गया? जिस व्यक्ति ने मनुस्मृति का दहन किया था, उसी व्यक्ति को आज इस देश का संविधान लिखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसके बाद 30 अगस्त 1947 को संविधान सभा स्थगित कर दी गई और संविधान का निर्माण करने की प्रक्रिया जो थी उसके लिए काम शुरू कर दिया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और उनके साथ के जो अन्य लोग थे, उन्होंने मिलकर के इस काम की शुरुआत की और फरवरी 1948 के अंतिम सप्ताह में जो मसौदा था वो तैयार करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो संविधान का मसौदा तैयार हुआ था उसे राष्ट्र के देश के विभिन्न मंत्रालयों को भेजा, सुप्रीम कोर्ट को भेजा, हाई कोर्ट को भेजा और साथ में विभिन्न प्रदेशों की सरकारों को वो मसौदा भेजा और सुझाव आमंत्रित किए। लगभग 6300 सुझाव पहुंचे। उन सुझावों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक एक सुझाव को पढ़ा, मसौदे के साथ टीका टिप्पणी करके और उनको अटैच किया और अटैच करके पुनः संविधान निर्माण के लिए काम करना शुरू किया। 30 जुलाई से लेकर के और अक्टूबर तक, 21 अक्टूबर तक दोबारा से जो संविधान का दूसरा अधिवेशन, संविधान सभा का दूसरा अधिवेशन शुरू हुआ, उस अधिवेशन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक एक अनुच्छेद को स्वयं पढ़ा,
संविधान सभा के सदस्यों को उनको समझाया और समझाने के बाद हर अनुच्छेद पर उनसे उसका अनुमोदन किया और इसके बाद 4 नवंबर 1948 को ये जो संविधान था उसका पूरा कच्चा खाका जो है वह तैयार करके संविधान सभा में प्रस्तुत कर दिया गया। संविधान सभा में प्रस्तुत होने के बाद इस पर गहन चिंतन और मनन हुआ। उसके बाद जो संविधान था उसको ओरिजिनल फॉर्म में लिखा गया और लिख करके 17 नवंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें उन्होंने कहा कि जिस रूप में जिस फोरम में संविधान का निर्माण होना निश्चित किया था उसी फोरम में संविधान का निर्माण हुआ है जिसे संविधान सभा द्वारा पारित किया जाना चाहिए। इसके बाद 17 नवंबर से लेकर के 24 नवंबर तक संविधान सभा में इस पर चर्चा हुई और 24 नवंबर 1949 के दिन संविधान सभा के 284 मेंबर्स ने इस पर साइन किए और 26 नवंबर 1949 को ये जो प्रस्ताव था वो पारित हुआ और देश का संविधान जो है वह संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत किया गया। इस दिन को यानी 26 नवंबर को 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। उसके बाद 26 जनवरी सन 1950 को संविधान इस देश के लिए लागू हुआ और इस देश का जो कानून था, इस देश की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जो थी वो नए संविधान के अंतर्गत उसके नए संविधान के कानूनों के अनुसार काम करने लगी 26 जनवरी सन 1950 से और उस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश का जो संविधान बना, इस संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया थी, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वह इस प्रकार से बनी कि ये देश का जो संविधान है इसको महान भारत राष्ट्र बनाने के लिए एक ऐसा दस्तावेज निर्मित करना था और वह जो संविधान बना उसकी जो मुख्य विशेषताएं थी वह क्या थी। इस देश का जो संविधान था वह इस दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान था। इस संविधान में प्रस्तावना के अतिरिक्त 395 अनुच्छेद 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और जिनको 22 भागों में बांटा गया था। ये मैं उस मूल संविधान की बात कर रहा हूं। आज जो संविधान है उसमें कई सारे परिवर्तन संशोधन किए गए, लेकिन जिस दिन जो मूल संविधान बना था वह इस प्रकार का था। संविधान कठोर और सरल दोनों प्रकार का था। एक तरह से इसे कहें तो एक लचीला संविधान था जिसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है और आसानी से परिवर्तन संभव भी नहीं है। यह संविधान एक ऐसा संविधान था जो शांति और युद्ध दोनों ही परिस्थितियों में इस देश की व्यवस्था को संभालने में सक्षम था। भारत के संविधान में देश का जो नाम है वह इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है। भारत का संविधान इस देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो किसी भी प्रदेश से बिलोंग करता हो, एक ही नागरिकता प्रदान करता है और यहाँ के सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार का जो अधिकार है वह समान रूप से मत देने का अधिकार प्रदान करता है। ये जो संविधान है ये इंग्लिश की इटैलिक स्टाइल में लिखा हुआ है जिसे दिल्ली के प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा के द्वारा लिखा गया था। भारत का संविधान एक महान संविधान, एक जीवंत दस्तावेज है जिसने इस देश को महान भारत राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर किया है। जब संविधान निर्मित हुआ, संविधान के निर्माण के बाद विभिन्न सदस्यों ने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, उनके कार्य के बारे में क्या कहा। संविधान सभा का जब गठन हुआ था, संविधान की जो प्रारूप समिति बनी थी उसमें कुल 7 सदस्य थे। टी कृष्णामाचारी जो थे वह भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति में जो 7 सदस्य थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, अयंगर, मिस्टर गोपाल स्वामी अय्यर, डीपी खेतान और बीएल मित्तल। इन 6 सदस्यों में से बाद में बीएल मित्तल की जगह एन माधवराव को शामिल किया गया और डीपी खेतान की जगह
टी कृष्णामाचारी को शामिल किया गया था। टी कृष्णामाचारी ने जब संविधान का निर्माण हुआ तब बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताया कि जो 6 सदस्य थे बाबा साहब के अलावा, उन 6 सदस्यों में से एक सदस्य अधिकांश विदेश में रहते थे, एक सदस्य ज़्यादातर समय बीमार रहे, एक सदस्य अपनी राजनीतिक गतिविधियों के कारण समय नहीं दे पाए, और जो बाकी 3 सदस्य थे वह दिल्ली से बाहर रहने के कारण वह भी पर्याप्त समय नहीं दे पाए थे। इसलिए पूरा का पूरा भार जो था संविधान निर्माण का वह डॉक्टर अंबेडकर पर आ पड़ा था, और डॉक्टर अंबेडकर ने इस पूरे के पूरे काम को अपनी लगन और निष्ठा के द्वारा इस प्रकार पूरा किया कि उसको अपनी गरिमा प्रदान की, और स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी एक शानदार संविधान का निर्माण किया। इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माण का पूरा श्रेय दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस काम के लिए डॉक्टर अंबेडकर जो है वो प्रशंसा के पात्र हैं। इसी प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बाद बताया कि स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान निर्माण में जिस लगन और निष्ठा के साथ इतना श्रम साध्य कार्य किया वह शायद कोई दूसरा नहीं कर सकता था। हमने आज तक संविधान सभा में जो निर्णय लिए उनमें उस निर्णय से बेहतर निर्णय नहीं था, और न ही हम ले पाएंगे जैसा निर्णय हमने डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना करके लिया था। और डॉक्टर अंबेडकर ने भी हमारे इस निर्णय को का सम्मान रखा, उसके साथ न्याय किया, और अपनी मेहनत से संविधान का जो निर्माण किया उसको एक आभा प्रदान की, और गरिमापूर्ण तरीके से संविधान का निर्माण करने के लिए कठोर परिश्रम करके और एक शानदार संविधान का निर्माण किया। डॉक्टर अंबेडकर को ही संविधान का श्रेय दिया जाना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने खराब स्वास्थ्य के बाद जिस लगन और निष्ठा के साथ जितना काम किया और जितना ध्यान दिया उतना किसी और ने नहीं दिया। और मैं कहना चाहूँगा कि संविधान के जो मुख्य शिल्पी हैं वो डॉक्टर अंबेडकर ही हैं। जब बाबा साहब अंबेडकर ने विभिन्न सदस्यों के द्वारा जो प्रशंसा हुई उसके बाद उन्होंने कहा कि संविधान सभा के सदस्यों और प्रारूप समिति के सदस्यों ने जो मेरी प्रशंसा की, मैं उस प्रसन्नता से ओतप्रोत हूँ, और मेरे पास इस कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश को चलाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये भी कहा कि आज हमारे लिए जो स्वतंत्रता है वह प्रसन्नता का विषय अवश्य है, लेकिन ये हमारे लिए एक जिम्मेदारी भी है। क्योंकि आज से पहले जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले जब भी स्थितियां बिगड़ती थी या कोई परेशानी इस देश पर आती थी तो हम सारा का सारा दोष जो है वो अंग्रेजों पर मढ़ देते थे। लेकिन अब अगर कुछ स्थिति बिगड़ती है या किसी प्रकार की परेशानी या कठिनाई आती है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी और उसके दोषी भी हम होंगे। लेकिन हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हम मजबूत हैं। हम इकट्ठे होकर उन बुराइयों को ख़त्म करेंगे जिनकी वजह से ये परेशानियां आती है, और हम मिलकर के आगे बढ़ेंगे और ये जो समस्याएं हैं उनको अपने ढंग से, अपने तरीके से निपटाने में सक्षम होंगे। ये इस बात के लिए मैं आप लोगों को आश्वस्त कर सकता हूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के बारे में जो कहा वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने कहा संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन संविधान को चलाने वाले लोग, उसको क्रियान्वित करने वाले लोग अच्छे नहीं हो तो एक अच्छा संविधान भी बुरा साबित हो सकता है। संविधान बुरा हो लेकिन उसे चलाने वाले अच्छे लोग हो तो एक बुरा संविधान भी अच्छा साबित हो सकता है। इसका मतलब संविधान का अच्छा या बुरा होना उन लोगों की नीयत पर निर्भर करेगा जो इसको क्रियान्वित करना चाहते हैं, क्रियान्वित करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इतना कठिन काम जो किया था